नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की थर्ड वीडियो पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें कक्षा 10 हाई स्कूल के अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10 इन 3 पार्टों से जो महत्वपूर्ण निर्देशांक पद्धति है, इसमें से 6 अंक के प्रश्न आने हैं और 1 अंक के 2 प्रश्न आने हैं। तो अपन जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एग्जाम में, परीक्षा में या पेपर में पास होने के लिए। अगर वो सही हो जाते हैं तो बहुत कम फिर एक्स्ट्रा सवाल करके अपन लोग परसेंटेज बना सकते हैं। इसलिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें कई टाइप होते हैं। सही विकल्प होते हैं, खाली स्थान होते हैं, सत असत होते हैं, एक शब्द वाले उत्तर होते हैं, सही जोड़ियाँ होती हैं। तो इन सभी को अगर ठीक से अवधारणाओं से समझ लिया जाए तो इनमें गलती नहीं होगी। और इनके जो नंबर हैं, अगर 80 का पेपर होता है तो 32 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा, और अगर 100 का पेपर होता है तो 40 नंबर का, मतलब 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं। और अगर ये सही हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी भूमिका रहती है एग्जाम में रिजल्ट सुधारने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 है और अगली वीडियो पार्ट 4 बनाई जाएगी, जिससे सभी 10th के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इसमें समावित हो जाएं और बच्चे आसानी से एग्जाम से पहले इनकी तैयारी कर पाएँ, उन्हें समझ पाएँ और अच्छे नंबर ला सकें। चलिए देखते हैं। तो पहले निर्देशांक ज्योमेट्री जो वाला पार्ट जो अध्याय 7 है उसको देख लेते हैं। इसमें 1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के यहाँ पर 6 अंक का ये निर्देशांक ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको कि क्या इसमें किस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो पहला यहाँ सही विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक चूंकि अपन लोग जानते हैं कि जब इस तरह से एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष को हॉरिजेंटली वर्टिकली और वर्टिकली जब ये आपस में क्रॉस करती हैं तो एक यहाँ पे बीच में क्रॉस पॉइंट रहता है और वो क्रॉस पॉइंट को अपन लोग मूल बिंदु कहते हैं। वहाँ पे एक्स का मान भी शून्य रहता है और वाई का भी मान शून्य रहता है। इसका मतलब मूल बिंदु जो बनेगा उसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, 0, मतलब एक्स का मान भी 0 रहेगा और वाई का मान भी 0 रहेगा। तो ऐसा कौन सा बिंदु है देख लेते हैं इसमें अपन लोग। तो पहला ये देखिए डी नंबर का। तो डी नंबर का जो बिंदु है उसमें देखो निर्देशांक कितना है 0, 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 ये होते हैं। तो पहले वाले का जो आंसर है वो डी नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वाला इसका जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक। जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो निश्चित है कि उसमें एक्स का मान ही होगा और वाई का मान उसमें 0 रहेगा उस कंडीशन में, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु जो बनता है उसमें वाई का मान 0 होता है। तो और मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर रहेगा, इसका मतलब एक्स का मान उसमें 4 रहेगा। तो देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर कि कौन सा है इसमें एक्स का मान 4 है और वाई का मान 0 है। तो ये बी नंबर का। तो देख सकते हैं अपन लोग दूसरे का जो बी नंबर का जो ऑप्शन है 4, 0 ये वाला जो बिंदु है वो सही है। अब ये तीसरा आता है, इसमें लिखा है बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी वाला सूत्र देखना है अपन को कि दूरी वाला सूत्र कौन सा वाला राइट है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में कौन सा वाला दूरी वाला फार्मूला सही है। तो ये पहला वाला जो फार्मूला है ab = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में लिखा हुआ है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये दूरी निकालने वाला सही फार्मूला है। तो इसमें क्या होता है, जब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है तो दूसरे वाले जो निर्देशांक होते हैं उसमें पहले वाले निर्देशांकों को हटाकर और वर्ग करके जोड़ देते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो दूरी बीच की आ जाती है। तो उसको फॉलो कौन कर रहा है, ये पहला वाला सूत्र कर रहा है। तो ab = x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ए नंबर का जो आंसर है तीसरे का वो सही है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे 0 वाला जो फार्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, इस फार्मूला का उपयोग करके अपन लोग इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो 0 में से 8 जाएगा, मतलब ये घटेगा, और 0 में से 6 घटाएंगे और वर्गों का योग कर देंगे
तो ये 8 का वर्ग हो जाएगा और ये 6 का वर्ग हो जाएगा इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये 64 आएगा, 8 का वर्ग और 6 का वर्ग 36 आएगा। जब ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो निश्चित है कि इस वाले जो चौथा वाला प्रश्न है उसका उत्तर ये बी नंबर का 10 मतलब 10 सही होगा। ये वाला बी नंबर का जो आंसर है वो सही होगा। फिर पांचवा देख लेते हैं। पांचवें में बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। जब भी अपन लोग इस तरह की सिचुएशन रहती है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना होता है तो x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। इससे मध्य बिंदु के निर्देशांक बन जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। तो देखो पहला वाला ही सही है, ए नंबर का। इसमें देखो x1 प्लस x2 x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दिया जा रहा है और y के मानों को जोड़कर 2 का भाग दिया जा रहा है। मतलब x1 प्लस x2 का बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये पहला वाला जो इसका ऑप्शन है पांचवें प्रश्न का वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठवां प्रश्न देखते हैं अपन लोग। छठवें प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि बात यहाँ से फिर से वही मध्य बिंदु वाली बात आती है। तो ये वही वाला प्रश्न है पांचवा। अब छठवां देख लेते हैं। छठवें में क्या लिखा है कि a1 2 और 3 4 को मिलाने वाली मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बात यहाँ पे वही आती है कि जब मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन लोग निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक निकालते हैं तो x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो x वाले मानों को जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना होगा? 4 हो जाएगा और 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। यहाँ से देखा गया है। देखो 1 और 3 जोड़कर 2 का भाग और 2 और 4 जोड़कर 2 का भाग, y के मानों को जोड़कर 2 का भाग और x के मानों को जोड़कर 2 का भाग। तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो 2 3 पॉइंट बनेगा इसका। तो छठवें का जो आंसर होगा वो ए नंबर का ऑप्शन होगा 2 3। चलिए अपन लोग खालिस्तान देख लेते हैं। अब खालिस्तान में क्या दिया है यहाँ पर? खालिस्तान में अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यास के सिरों के निर्देशांक ऋण 3 4 और 3 ऋण 4 हैं तब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है कि जो व्यास होता है वो व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है। तो इसका मतलब इनका मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन को पता करने हैं। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो x का मान जोड़ेंगे तो ये देखो 3 ऋण 3 कट जाएंगे तो 0 ही आएगा और 4 ऋण 4 ये भी कट जाएंगे जोड़ने पर तो ये भी 0 आएगा। तो इसका मतलब इसके निर्देशांक जो है केंद्र के वो 0 0 आएंगे। तो खालिस्तान में अपन को 0 0 बनना है। दूसरा वाला खालिस्तान है वो देख लेते हैं। बिंदु 4 5 प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे खालिस्तान में प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम आएगा। क्यों आएगा प्रथम? क्योंकि जब अपन लोग x अक्ष और y अक्ष को डिवाइड करते हैं तो 4 हिस्सों में ये बढ़ जाता है क्षेत्र। तो पहला वाला जो हिस्सा रहता है वो वहाँ पर x का मान और y का मान दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव मान है। 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी। x का मान भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है दोनों। इसलिए जब दोनों मान धनात्मक रहते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में ही रहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम आएगा इस जगह पे खालिस्तान में। चलिए अब सही गलत देख लेते हैं। सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो पहला है किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि भुज अगर 0 है तो वो y अक्ष पर स्थित होगी चीज़, क्योंकि अपन जानते हैं कि y अक्ष पर भुज 0 रहता है और x अक्ष पर कोटि 0 रहती है। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो एकदम गलत लिखी हुई है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है यानी कि असत्य है। दूसरा, y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो अपन जानते हैं कि जब y निर्देशांक अगर है तो y का मान, y अक्ष अगर वो है तो y का मान वहाँ पे 0 होना चाहिए। सॉरी y अक्ष है तो उस पर अपन जाने x का मान 0 होना चाहिए। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है क्या, और 10 इकाई की दूरी पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर। तो बात यहाँ आती है कि y अक्ष तो x का मान 0 होना चाहिए था, y का मान यहाँ पे कुछ आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है y अक्ष के हिसाब से। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फेल है। अब तीसरा आता है यहाँ पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। जब इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, मतलब 0 0 जो मूल बिंदु रहता है उससे इसकी दूरी निकालेंगे तो x माइनस 0 का वर्ग होगा प्लस y माइनस 0 का वर्ग होगा और अंडर रूट आ जाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी लाइक ऐसे x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला यही होता है। तो x वर्ग प्लस y वर्ग अंडर रूट में आएगा, मतलब ये आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। तो ये सत्य कथन है तीसरा वाला। फिर ये चौथा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y रूप के होते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि y अक्ष पर जो बिंदु रहते हैं उसमें x का मान 0 रहता है और y का मान आता है। तो यहाँ पे देखें 0y आ रहा है, इसका मतलब ये रूप सही आ रहा है, मतलब y अक्ष पे ऐसे ही बिंदु रहते हैं। तो ये सही बात है। तो पहला जो स्टेटमेंट चौथा वाला वो स्टेटमेंट एकदम राइट है, सही है, यानी कि सत्य लिखेंगे उसको अपन लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक शब्द वाले उत्तरों को देख लेते हैं। एक शब्द में एक बार में उत्तर लिखते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला है कि बिंदु
A3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसकी अपन को 0 0 जो बिंदु रहता है मूल बिंदु, उससे दूरी पता करना है। तो दूरी पता करते हैं, चलिए 3 ऋण 0 का वर्ग बाय और 4 माइनस 0 का वर्ग, ये दूरी वाला फार्मूला अपन लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी कि इनके बीच की दूरी जो आएगी मूल बिंदु की इससे दूरी वो 5 आएगी। तो यहाँ पे उत्तर इसका 5 हो जाएगा। दूसरा है बिंदु A ऋण 1 2 और B 3 ऋण 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो जब भी अपन लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे यहाँ पे तो सिंपल सी बात रहती है। तो x वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं और y वाले मानों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो इससे जो बिंदु निकलता है वो मध्य बिंदु के निर्देशांक बन जाते हैं। इससे देखो ऋण 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो पहला वाला निर्देशांक 1 बन जाएगा यहाँ पर। और 4 ऋण 4 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ऋण के 2 आएंगे और ऋण के 2 में 2 का भाग देंगे तो ऋण का 1 आएगा। तो मतलब ये निर्देशांक यहाँ पे मध्य बिंदु के बनेंगे 1 और -1। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा वाला जो है बिंदु ऋण 3 4 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो दूरी वाला फार्मूला फिर से अपन लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 2 और जब ये 2 में से ऋण 3 घटाएंगे तो 2 + 3 हो जाएगा और 3 में से 4 घटाएंगे 3 - 4 हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 25 + 1 यानी कि 26 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बीच की दूरी मतलब 26 होगी अंडर रूट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 8 नंबर का जो अध्याय 8 आता है वो त्रिकोणमिति का परिचय है। चूंकि त्रिकोणमिति का एक पार्ट हटा दिया गया है पूरी तरह से 2022 एग्जाम के लिए 30% सिलेबस कम करने के तहत ऐसा हुआ है। और अपन लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है पार्ट, उसी में से सही जोड़ी वाला पार्ट वो जो क्वेश्चन है वो आना है और वो उसके लिए 6 नंबर फिक्स है। तो निश्चित है कि अगर त्रिकोणमिति का परिचय वाला जो पार्ट अपन लोग ठीक से कर लेते हैं तो 6 नंबर तो आपको आने ही है और इन्हीं में से पेपर में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो 1 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, इसका मतलब एक सही जोड़ी आएगी 6 अंक की और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल मिला के 8 अंक का इस वाले पार्ट में से आना है त्रिकोणमिति का परिचय वाले पार्ट में से। तो इसमें सही जोड़ी आएंगी। इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को ठीक से समझने के लिए पहली बात तो ये होती है कि बच्चे को 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो मान होते हैं अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनके मानों को याद करना पड़ेगा। उनको याद कर लें थोड़ा सा, 1-2 बार एक टेबल बनाकर उसको मानों को याद कर लें। 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ये सभी मान ठीक से याद कर लें जिससे इस प्रकार के सवालों को करने में आसानी हो जाए। दूसरी बात, जो 90 - थीटा वाले मान होते हैं जो पूरक कोण होते हैं, यानी कि साइन 90 - थीटा है, कॉस 90 - थीटा है, टेन 90 - थीटा है, कॉट 90 - थीटा है, सेक 90 - थीटा है और कॉसिक 90 - थीटा है। ये मान, इन मानों को निश्चित है ये पड़ोसियों से कन्वर्ट रहते हैं। अगर साइन का मान 90 - थीटा है तो वो कॉस बन जाता है, कॉस का 90 - थीटा है तो वो साइन बन जाता है, टेन 90 - थीटा है तो वो कॉट बन जाता है, कॉट 90 - थीटा है तो वो टेन बन जाता है और अगर सेक 90 - थीटा तो वो कॉसिक बन जाता है और कॉसिक 90 - थीटा है तो वो सेक बन जाता है। तो ऐसे ये पड़ोसी से कन्वर्ट हो जाते हैं और ये मान अपन लोग ठीक से याद कर लेंगे तो आसानी होगी इस तरह के जो त्रिकोणमिति वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करने में। और इसमें से 6 नंबर का प्रश्न 100% पेपर में आना है और प्रश्न बैंक में से ही आना है, तो अपन लोग इसको ठीक से समझ लेते हैं। तो सही जोड़ी यहाँ पे पहले बनाते हैं अपन, तो देखते हैं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, सही जोड़ी 5 रहते हैं, मान इधर और इधर दूसरे साइड 12 नंबर में 6 आ जाते हैं। कभी कभी दोनों बराबर रहते हैं साइड में, तो उस हिसाब से अपन को जब ठीक से अपन लोग समझ जाएंगे उसको आसानी से मैच कर पाएंगे। तो यह साइन की बात आती है। अब साइन का मान इनमें से कौन सा हो सकता है, साइन का मान तो अपन लोग देखना पड़ेगा। साइन थीटा का मान तो ये लिखा है लंब बटे कर्ण। तो अपन जानते हैं कि साइन का जो रेशियो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन का मान ही लंब बटे कर्ण वाले पार्ट से मैच करेंगे अपन लोग। फिर लिखा है सेक थीटा कॉस थीटा। तो अपन जानते हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीपल जो होता है वो 1 होता है, तो इस वाले से ये मैच हो जाएगा 1 से। टेन 30 डिग्री का जो मान रहता है अपन जानते हैं वो 1/√3 रहता है, तो वो इससे मैच कर जाएगा 1/√3। कॉट थीटा का मान, अब कॉट थीटा का फार्मूला किससे मैच करेगा देखते हैं। तो फार्मूला ही होगा कहीं पर, ये अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा -1, ये कॉट थीटा का मान होता है। फिर सेक 90 - थीटा अपन जानते हैं, सेक जो होता है उसका पड़ोसी से कन्वर्ट होता है 90 - थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरक में। सेक का पड़ोसी कौन होता है, कॉसिक होता है, तो ये कॉसिक से कन्वर्ट होगा, तो ये नीचे वाला कॉसिक थीटा इसके बराबर होगा। चलिए अब दूसरी सही जोड़ी अपन लोग देख लेते हैं। ये तो पहली वाली हुई, अब दूसरी देख लेते हैं सही जोड़ी। इसमें कॉसिक 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉसिक 60 डिग्री अपन लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का उल्टा रहता है, व्युत्क्रम रहता है। तो साइन 60 का मान अपन जानते हैं √3/2 होता है, तो कॉसिक 60 का मान 2/√3 होगा, तो ये सही होगा इस वाले का। फिर टेन 90 - थीटा, तो टेन का पड़ोसी कौन होता है,
कॉट होता है तो tan का जो मान होगा वो कॉट थीटा के बराबर होगा, tan 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा के बराबर आएगा जी। फिर ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री और कॉसेक 42 डिग्री। तो अपन लोग जानते हैं कि जब इसको अपन लोग बदलेंगे यहाँ पर मान को सेक को अपन लोग कॉसेक बना देंगे 90 माइनस थीटा में, तो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा, तो एक एक करके कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 से मैच करेगा यहाँ पर। फिर अपन देख सकते हैं चौथा वाला एक सरसमीका है आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान तो हमेशा अपन जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 से यहाँ मैच कर जाएगा इधर ऊपर पहले वाले से। फिर ये tan 90 डिग्री, तो अपन जानते हैं tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये tan 90 डिग्री का मान अनंत, इसमें कौन सा है, ये देखो ये अनंत वाला सेकंड वाला, इससे मैच कर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अपन तीसरा वाला सही जोड़ी देखते हैं। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो है सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक सरसमीका है त्रिकोणमिति की, ये सरसमीका का मान यहाँ पे 1 होता है। 3 सरसमीकाएं रहती हैं त्रिकोणमिति में, तो ये दूसरी सरसमीका है, इसका मान यहाँ 1 होगा। फिर 2 tan थीटा कॉट थीटा, तो अपन जानते हैं tan थीटा कॉट थीटा का मल्टीपल 1 होता है, तो ये 2 रह जाएगा, मतलब इसका मान 2 आएगा, तो दूसरे का ये चौथा वाला सही होगा 2। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी एक सरसमीका है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे मैच करेगा पांचवें वाले से सेक स्क्वायर थीटा से। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक सरसमीका है, ये कॉट स्क्वायर थीटा से मैच करेगा यहाँ पर। कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल वाला मान यहाँ पे आता है, तो कॉसेक का पड़ोसी कौन होता है, सेक होता है, तो ये सेक के बराबर होगा, तो ये सेक थीटा के बराबर होगा। जितने भी ये 90 माइनस थीटा वाले मान होते हैं इनके पड़ोसियों से कन्वर्ट होते हैं, अगर साइन का मान है तो कॉस से, कॉस का मान है तो साइन से, tan का मान है तो कॉट से, और कॉट का मान है तो tan से, सेक का मान है तो कॉसेक से, और कॉसेक का मान है तो सेक से। इस तरह से ये पूरक वाले कोण एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं। अब अपन चौथा वाला सही जोड़ी देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये एक सरसमीका है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इससे मैच कर जाएगा ये वाला। फिर सेक थीटा जो मान होता है वो 1/cos होता है, तो इससे मैच कर जाएगा ये वाला। ये तीसरा वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक सरसमीका है, जिसका मान 1 होता है, तो ये इससे मैच कर जाएगा ये 1 के बराबर। फिर tan 60 डिग्री का जो मान होता है अपन जानते हैं वो कितना होता है, वो होता है √3, तो √3 ये जो तीसरा वाला है इससे मैच कर जाएगा। फिर सेक 90 माइनस थीटा, ये तो पूरा कोण वाला है, तो अपन जानते हैं सेक का पड़ोसी कौन होता है, कॉसेक होता है, तो ये कॉसेक के बराबर होता है, तो कॉसेक कहाँ है, ये पहला वाला है कॉसेक, इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अगली वाली सही जोड़ी अपन लोग देखते हैं, 5वें नंबर की सही जोड़ी देखते हैं। तो इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एक सरसमीका है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है। tan 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा कोण है, इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी कॉट होता है, तो ये कॉट के बराबर होगा, देखिए ये जानते हैं अपन लोग। फिर √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये कहाँ मैच करेगा, इससे 1/√2 इससे मैच करेगा। छठवा वाला अपन लोग सही जोड़ी देख लेते हैं यहाँ पर, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इससे मैच कर जाएगा ये। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक सरसमीका होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगी ये। 1 जो सेक होता है वो उसका पलटने पर वो कॉस बनता है, तो ये कॉस के बराबर होगा यहाँ पर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक सरसमीका होती है, इसका मान 1 होता है, तो 1 से मैच कर जाएगा ये। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये एक सरसमीका है, इसका मान कॉट स्क्वायर थीटा से मैच कर जाएगा। इस तरह से ये सही जोड़ियाँ अपन लोग बना सकते हैं। अब ये अध्याय 10 आता है, अध्याय 10 देख लेते हैं अपन लोग। तो अध्याय 10 में क्या है, व्रत वाला पार्ट है, और इसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं और 3 नंबर का 1 प्रश्न आना है। कुल मिला के 5 अंक का इस वाले चैप्टर से आना है, व्रत वाले चैप्टर से। तो अपन लोग देख लेते हैं व्रत वाले चैप्टर में क्या है। तो सही विकल्प चुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ, तो सही विकल्प देख लेते हैं अपन लोग क्या है। तो देखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर स्थित इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 है और PQ की लंबाई अपन को पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि जब इस बात को अपन लोग पढ़ेंगे तो सिचुएशन इस तरह की आएगी, एक वृत्त है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, तो बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा अपन लोगों ने खींची है, Q तक खींची है, और एक O से जाने वाला Q तक बिंदु है। तो देख पा रहे हैं अपन लोग यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और OQ कर्ण का काम कर रहा है, तो ये लंबा का काम कर रहा है, ये आधार का काम यहाँ पे कर रहा है। तो ऐसी बात यहाँ पे आती है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पाइथागोरस प्रमेय वाली बात यहाँ पर चल रही है, और यानी कि OQ का वर्ग हो जाएगा कितना 12, क्या निकालना है अपन को, उसमें PQ निकालना है, ये वाला मान अपन को निकालना है, यानी कि अपन को आधार निकालना है। तो कर्ण के वर्ग में से मतलब OQ वर्ग में से अपन लोग OP का वर्ग कम कर देंगे, तो जो 12 का वर्ग है उसमें से अपन लोग 5 का वर्ग कम कर देंगे, और कम करने पर ये अंडर रूट में 119 आ जाएगा, मतलब PQ का मान 119 है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे,
तो पी क्यू का मान √119 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका 24 सेंटीमीटर है। तो बात वही की वही फिर से आती है। बाहर एक बिंदु Q है, उससे एक स्पर्शिका खींची गई है, वो 24 सेंटीमीटर लंबी है और Q केंद्र से 25, तो ये 25, OQ का मान 25 है। तो वही बात फिर से आती है, इनको वृत्त की त्रिज्या पता करना है, आपके पास OP पता करना है, जिससे कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कौन है? OQ, तो OQ के वर्ग में से PQ के वर्ग पर लोग घटा देंगे और अंडर ले लेंगे, तो कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 25 का वर्ग करेंगे 625 आएगा, 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा यहाँ पर, तो अब 25 का वर्ग करेंगे 625 आएगा और 24 का, तो अपन देख सकते हैं कि इसमें से जो मान निकाला जाएगा वो कितना आएगा? 49 आएगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शिकाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA का मान कितना होगा? तो यहाँ पे सिचुएशन ये आती है, जब किसी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शिकाएं दो खींचते हैं तो वो तो बराबर होती हैं, पर लोग जानते ही हैं, और वो कह रहे हैं कि 80 डिग्री के कोण पर अगर वो झुकी हुई हैं तो हमको बताना है कि यहाँ पे OAOP कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे अगर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है और यहाँ पे A पर जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, यहाँ पर B पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 का बनेगा, तो ये 80 का है, तो सामने का कोण कितना होगा? 180 बचा अपने पास से, उसमें से 80 कम कर देंगे तो 100, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 100 होगा, और उनको यहाँ से हाफ चाहिए तो कितना होगा? 50 होगा, 50 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ई नंबर का होगा 50। फिर चौथा वाला बात अपन लोग देखते हैं। यहाँ पे उनकी सिचुएशन वही की वही सेम है, वही वैसी सिचुएशन अपन आती है कि यहाँ पे दो स्पर्शिकाएं खींची गई हैं, अब की बार इसका मान POQ का मान 110 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो ये तो 90-90 रहते हैं दोनों एंगल, तो इसके सामने का कुल मिलाकर ये आमने सामने का एंगल कितना होगा? 180 बचेगा 180, तो 180 में जब ये 110 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा, तो ये वाला जो यहाँ पे जो एंगल है वो 70 आएगा, जिसकी बात वो कर रहे हैं। तो चौथे वाले प्रश्न का उत्तर जो B नंबर का है 70 वो सही होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आमने सामने के जो कोण रहते हैं उनको 180 में से घटा देंगे तो फ्रंट वाला एंगल आ जाता है। चलिए अब खाली स्थान देख लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्शिका उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। सही बात है, जब स्पर्शिका करेगी, स्पर्श ही करेगी वो, तो स्पर्श तो एक ही बिंदु पे होता है, तो यहाँ पे 1 भरा होगा इस जगह पे। वृत्त को दूसरा वाला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, जो उसको काटती हुई जाती है। तो काटती कितने बिंदु पर काट रही है वो रेखा? 1 और 1, 2 बिंदु को वृत्त पर काट रही है, इसका मतलब ये छेदक रेखा होगी, तो यहाँ पे अपन छेदक भरेंगे इस जगह पर। फिर तीसरा है वृत्त और उसकी स्पर्शिका के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? और जो वृत्त है और जो स्पर्शिका है वो कहाँ पर? उसका उभयनिष्ठ बिंदु है, स्पर्श बिंदु ही है वो, तो उसे अपन लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु भरा होगा। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्शिका पर क्या होती है? देख सकते हैं कि स्पर्शिका पर जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री पर खड़ी रहती है, 90 डिग्री का कोण रहेगा, यानी कि लंब रहेगी वो, तो यहाँ पे अपन को इस जगह पे लंब भरना होगा। अब आते हैं सत्य शब्द वाली बात। तो पहला है कि वृत्त की दो बिंदुओं को प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ये तो सही कह रहे हैं बात, इसका मतलब ये सत्य कथन है। फिर दूसरा वाला, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शिका कहते हैं। ये भी सही बात है, जो एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो स्पर्शिका होती है, जो दो बिंदु पर काटती है वो छेदक रेखा होती है। तो दोनों कथन इसके सही हैं, तो ये भी नीचे वाला भी सत्य है। अब यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न आता है, इसमें एक शब्द वाले, एक वाक्य वाले उत्तर आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं भाई, तो ये छेदक रेखा यहाँ पे उत्तर आएगा इसका। फिर वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रही है, यानी कि स्पर्शिका की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो स्पर्शिका होगी। तो सिंपल सी बात है कि सरल से क्वेश्चन है, उसे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं और इनके आंसर दे सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आगे वाला जो पार्ट आता है वो अब पार्ट आता है। तो लेकिन अपन लोग जानते हैं कि 12, 13, 14 ये पार्ट यहाँ पे अपन देख रहे हैं। 12, 13, 14 और 15 तीन पार्ट यहाँ पे रह जाएंगे, 12, 13, 14, 15। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अपन लोग इस वाले पार्ट को अपन लोग अभी रहने देते हैं, और यहाँ तक ही रहने देते हैं। कल अपन लोग अगले वाले पार्ट की बात करेंगे, जिसमें 12, 13, 14 और 15 ये पार्ट इसमें रहेंगे। तो हमने देखा कि इसमें ये तीन पार्ट मैंने आज आपको बताया, 7, 8, 9 और 10। एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9 और एक 10। 4 पार्ट यहाँ पर अभी हो गए हैं, जिनमें से अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर में इन्हीं में से आना है, और बच्चे इसे आसानी से समझ सकेंगे, और अवधारणाओं की मदद से ये
आसानी से सही उत्तर का चुनाव कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों।